ये कहानी एक अमीर बिगड़ी हुई लड़की की है जिसने एक रात एक बॉक्सर के साथ स्पेंड की और फिर 6 साल के लिए गायब हो गई। अब 6 साल के बाद जब ये वापस आई है तो ये इसी बॉक्सर लड़के के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। इसके पीछे इसके बहुत सारे सीक्रेट छुपे हैं जो कि हमें इस ड्रामे में ही पता चलेंगे। तो चलिए बिना वेट किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग से होती है जहाँ इस कहानी का मेन लीड, इसका नाम चैन है, ये बॉक्सिंग कर रहा होता है। इसका बिहेव काफी कोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यही ऑडियंस में खड़ी एक लड़की से देख रही होती है जिसका नाम बुयान है। बुयान वही लड़की है जो काफी रिच है। ये ओनर से कहती है कि लड़ाई के बाद चैन को ऊपर भेज देना। कुछ ही देर में चैन फाइट जीतकर बाहर आता है तो इस फाइट का ओनर से कहता है तुम रूम में जाकर हमारे बॉस से पैसे ले सकते हो। चैन रूम में आता है तो इसे यहाँ पर बुयान दिखाई देती है। ये इसे बिना पहचाने कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। जब ये पलटती है तो चैन को इसे देखकर काफी झटका लगता है और फिर इसे पास्ट के 6 साल पहले की मेमोरी आती है जहाँ इन दोनों ने बहुत ही पैशनेट एक नाइट स्पेंड की थी। इतना याद आते ही चैन गुस्से में इसकी तरफ बढ़ने लगता है। बुयान एक चेयर पर गिर जाती है और ये इसके क्लोज आकर इसे कहता है कि 6 साल पहले तुमने मेरे साथ एक नाइट स्पेंड की थी और उसके बाद तुम गायब हो गई। तो अब चुपचाप ये बताओ कि तुम्हारा वापस आने का मकसद क्या है। इस पर बुयान से कार्ड दिखाकर कहती है कि इसमें 10 मिलियन है और तुम्हें 3 महीने के लिए मेरा हस्बैंड बनना है। चैन इसे कहता है कि तुम्हारे थोड़े से पैसे मुझे खरीद नहीं सकते। इतना कहकर ये जाने लगता है तो बुयान इसे रोक कर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस पर चैन इसे बल्ब लाइट फेंक कर मारता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की जरूरत कैसे हुई। इतना कहकर ये जबरदस्ती से सोफा पर लटाता है और इसके क्लोज आकर कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। बुयान फौरन से किस करने लगती है तो चैन पीछे हट जाता है। ये से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चैन यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। नेक्स्ट सीन में चैन अपनी बोट में अपनी शेव कर रहा होता है और कहता है कि इसके जैसे स्कैमर्स तो मैंने बहुत देखी हैं। कुछ ही देर के बाद बुयान अपनी गाड़ी में यहाँ आ जाती है। ये डरते डरते इसकी बोट पर चढ़ रही थी। चैन भी इसे देख लेता है। ये इसे कहता है कि तुम बहुत ढीठ हो, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक चली आई। अब इससे पहले कि बुयान कोई बात करती, इसके ट्विन बेबीज गाड़ी से उतर के इसके पीछे आ जाते हैं। लड़का अपनी मॉम से कहता है मैं इस बैड बॉय को आपको बुली नहीं करने दूंगा। इस पर चैनी से कहता है मैं तुम्हारी मॉम को न सिर्फ बुली करूंगा बल्कि इसे उठाकर पानी में भी फेंक दूंगा। दोनों बच्चे डर जाते हैं। फिर चैन बुयान से कहता है कि तुम 6 साल बाद वापस आई हो और अपने साथ इन 2 ब्रैड्स को लिए घूम रही हो। इस पर बुयान इसे कहती है कि लगता है कि तुम डैड बनने में इंटरेस्टेड हो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो और इनके डैड बन जाओ। तुम्हें बस 3 महीने के लिए मेरा हस्बैंड बनना है, इसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो। इस पर शैन इसके क्लोज आता है और उसका फेस पकड़ के इसे कहता है कि तुम्हारे पास पहले ही 2 बच्चे हैं, अब क्या मेरे साथ भी एक बेबी बनाना चाहती हो? मैं तुम अमीर को खिलौना नहीं बनने वाला। इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगता है तो बुयान इसे कहती है कि तुम कब तक ये इलीगल फाइट्स लड़ते रहोगे, क्या तुम गरीब ही मरना चाहते हो? इस पर चैन को गुस्सा आ जाता है। ये बुयान को अपने शोल्डर पर उठाता है और लाकर इसे इसकी गाड़ी में बिठा देता है। बुयान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। नेक्स्ट सीन में ये लाउड स्पीकर लेकर सभी लोगों को चीख चीख कर इकट्ठा करती है। कहती है कि मैं यहाँ पर चैन नाम के लड़के से मिलने आई हूँ जिसने कुछ दिन पहले ही शादी करने के लिए कैद चलवाया था। सभी लोग इकट्ठे होकर इसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है। चैन आते ही इससे स्पीकर छीनता है और गुस्से से कहता है कि अपने बच्चे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। चैन को एक ओल्ड लेडी पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है तो ये कहता है कि पता नहीं ये कौन है। तो ये आंटी खुश होते हुए कहती हैं कि मुझे पहले ही पता था, मैं जानती हूँ तुम और विनली दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हो, फिर बोला तुम्हें क्यों वाइफ ढूंढनी पड़ रही है। एक्चुअली विनली इस आंटी की ही बेटी थी। विनली अपनी मॉम की बातें सुन लेती है और आते ही चैन से कहती है कि लास्ट टाइम तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते। इस पर इसकी मॉम फौरन से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गई। यहाँ कोई फजूल लड़की आकर चैन को अपना बनाना चाहती है। इसके तो पहले ही 2 बच्चे हैं, इसका भला क्या काम बनता है। ये सुनते ही यहाँ पर बाकी लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं। अब चैन सबको चुप करवाता है और बुयान से कहता है कि मैं शादी तो करूंगा लेकिन तुमसे नहीं, मुझे तुम्हारे इन 2 घटिया बच्चों का बाप बनने का कोई शौक नहीं। ये सुनते ही बुयान इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे बच्चों के बारे में जरा मुंह संभाल कर बात करो। अब इसके बाद चैन सीधा अपनी मॉम से हॉस्पिटल मिलने के लिए आता है। चैन ये इलीगल फाइट अपनी मॉम के लिए ही लड़ता था। एक्चुअली इसे अपनी मॉम को ऑपरेट करवाना है और इसी के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहा था। मॉम इससे कहती है कि तुम अच्छे खासे लड़के बन चुके हो, तुम्हें अब अपनी शादी कर लेनी चाहिए। इन्हें यहाँ बुयान भी देख लेती है और फिर मौके का फायदा उठाते हुए अंदर आ जाती है। मॉम इसे यहाँ देखते ही पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर बुयान फौरन से कहती है कि मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। तो चैन इसे कहता है कि प्लीज मेरी मॉम के सामने ऐसी बातें मत करो। इस पर ये मॉम के सामने ही कहती है उस रात कार में तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। चैन फौरन से इसके मुंह में एप्पल देता है और इसे पकड़कर अपने साथ बाहर ले आता है। मॉम तो इन दोनों को इकट्ठे देखकर काफी खुश हो जाती है। बाहर आकर बुयान इसे कहती है
कि तुम्हारी मॉम को इलाज की सख्त जरूरत है, फिर तुम इतना क्या सोच रहे हो। अब ये सब बात करते करते इसके क्लोज आ जाती है और कहती है कि वैसे भी तुम्हारी हालत को देखा जाए, ना तो तुम्हारे पास घर है, ना गाड़ी, ना ही पैसा, भला इस हालत में तुम्हारे साथ कौन सी लड़की शादी करेगी। इसलिए मेरे साथ शादी करो और अपनी मॉम की विश को पूरा करो। चैन इसे डराने के लिए इसके क्लोज होता है। बुयान तो पहले ही मौका ढूंढ रही थी, ये भी फौरन से अपनी एड़ियों को उठाते हुए इसके क्लोज हो जाती है। तभी यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। चैन इसे इतना क्लोज देखकर इसके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। फिर बुयान इसकी पॉकेट से इसका सेलफोन निकालती है, इसके फेस को पकड़कर लॉक करती है और इसमें अपना नंबर सेव कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है, जल्दी से डिसाइड करके बता देना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुयान अपने घर में आती है। यहाँ इसकी फ्रेंड शिया इससे मिलने आती है। ये इसे पूछती है कि चैन ने क्या कहा, तो बुयान बताती है कि वो अभी तक माना नहीं। इस पर इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए कि ये दोनों बच्चे उसके ही हैं। तो बुयान अपना डर जाहिर करते हुए कहती है कि जब से उसे बॉक्सिंग से सस्पेंड किया गया है, वो रोजाना इलीगल बॉक्सिंग करता है और गैंगस्टर की तरह बिहेव करता है। मैं नहीं चाहती कि उसका बैड बिहेव मेरे बच्चों पर भी पड़े। इसके बाद ये हॉस्पिटल आती है तो यहाँ वैनली से मिलती है। ये बुयान से कहती है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो प्लीज उसे फोर्स करना बंद कर दो। बुयान इसी आंस नहीं करती। इस पर वैनली से कहती है तुम्हारे जैसी घटिया औरत जो कि अपने साथ 2 नाजायज बच्चों के लिए घूम रही है, वो चैन के लिए वर्दी नहीं है। बुयान अपने बच्चों के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बर्दाश्त करती और फौरन से इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। ये इसे धमकाते हुए कहती है कि मेरे बच्चों के नाम भी हैं, तो जरा तमीज से बात करो। वैनली अपनी हदों को पार करते हुए कहती है नाम तो सब लोगों के होते हैं, लेकिन अगर बच्चों के सर पर उसके बाप का नाम ही ना हो तो उन्हें नाजायज ही कहेंगे। गुस्से में आकर बुयान इसे थप्पड़ मारने लगती है तो चैन इसे रोक लेता है। फिर ये इसे पूछता है कि तुमने जो शादी की ऑफर करवाई थी क्या वो अभी तक वैलिड है या नहीं। ये सुनते ही वैनली के होश उड़ जाते हैं। बुयान के हाँ करते ही चैन इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है तो वैनली चैन से कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम इन नाजायज बच्चों के बाप नहीं बनना चाहोगे। बुयान को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ये वापस आती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद करवाएगा कि बच्चों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बाहर आकर चैन बुयान को हेलमेट देता है। बुयान इसे पहनकर इसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है और डरते हुए इसे जोर से हक कर लेती है। चैन इसे लेकर अपनी बोट में आ जाता है। ये अपनी शर्ट चेंज करता है और बुयान से कहता है कि खुद भी कपड़े चेंज कर लो, हम अपना मैरिज लाइसेंस लेने जा रहे हैं। इस पर बुयान को अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि वो एक ठग लगता है, अगर उसने तुम्हें डिवोर्स करने से इनकार कर दिया तो वो सारी जिंदगी तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा। ये याद आने पर बुयान से कहती है कि हमें इस शादी के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, ये एक टेम्परेरी सी शादी है जो कि सिर्फ 3 महीने के लिए है। चैन भी अपनी स्मार्ट मूव प्ले करता है और इसे कहता है कि अपना आईडी कार्ड मुझे दो, जब तक ये शादी चलेगी तब तक वो मेरे पास ही रहेगा। इस पर ये दोनों एग्री कर लेते हैं और फिर इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बुयान इसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन चैन अभी भी इसके साथ कोल्ड बिहेव करता है और इसे कहता है कि अपना आईडी कार्ड मुझे दो। इस पर बुयान इसे अपना आईडी कार्ड देती है तो चैन इसके साथ हैंडशेक करता है और कहता है कि कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद ये दोनों स्टूडियो में आकर अपनी मैरिज फोटोज बनवाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। बुयान इस गाँव में एक घर खरीद लेती है और अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा रही थी। गांव के सभी लोग इसे देखकर पहचान लेते हैं। इसके बाद ये चैन को कॉल करती है और इसे बताती है कि मैंने तुम्हारे गांव में एक बड़ा सा घर लिया है, तुम्हें बोट से अपना सारा सामान लेकर इस घर में शिफ्ट होना होगा। नेक्स्ट सीन में चैन बुयान के बच्चों को उठाए घर आता है तो यहाँ पर वैनली की मॉम झगड़ा कर रही होती हैं और वैनली अपनी मॉम का पूरा साथ दे रही थी। ये कहती है कि इस लड़की को बोट पर रहना ही नहीं था, इसलिए इसने चैन को बोलकर यहाँ पर घर खरीदा। मॉम कहती है कि इसने चैन के सारे पैसे खर्च कर दिए, वो अपनी मॉम के इलाज के लिए जोड़ रहा था। बुयान कहती है कि मैंने खुद के पैसे खर्च किए हैं। वैनली की मॉम कहती है कि हमें उल्लू मत समझो, ये घर खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब चैन आगे आता है तो वैनली की मॉम फौरन इसे अपनी बातों में लेते हुए कहती हैं इस लड़की ने तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए इकट्ठे किए हुए सारे पैसे खर्च कर दिए। तो चैन ने कहता है कि इस लड़की ने मेरा कोई पैसा खर्च नहीं किया, ये सब इसी के पैसे हैं। मॉम ये सुनकर शॉक हो जाती हैं और वैनली फौरन से चैन के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे 2 बच्चे हैं और बिना जॉब के तुमने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। इस पर सभी गांव वाले सवाल उठाने लग जाते हैं, जरूर ये लड़की कोई इलीगल धंधा करती होगी। तो चैन इन सबको समझाता है कि बिना प्रूफ के तुम लोगों को कोई भी बात नहीं करनी चाहिए और वैसे भी हम दोनों शादी कर चुके हैं और अब से बुयान आप लोगों की डॉटर इन लॉ है और अब से ये इसी गांव का हिस्सा बनकर रहेगी, इसलिए इसके साथ वेल बिहेव करना। इतना कह के ये सब लोगों को घर जाने के लिए कह देता है। ये लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो बुयान इन सबको एक बात क्लियर कर देती है कि मेरी खुद की एक कंपनी है, मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ये घर इसलिए खरीदा है कि चैन की मॉम उस बोट में रह नहीं सकती, वो उनके लिए अनस्टेबल है। वो हॉस्पिटल से आएंगे तो उनको स्टेबल घर चाहिए ताकि उनकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़े। चैन इसकी ये बातों को बहुत गौर से सुनता है। ये सब कुछ बताने के बाद इन्हें धमकी भी देती है कि अगर आइंदा मेरे घर के आगे तुम लोगों ने तमाशा लगाने की जरूरत की तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी।
करूंगी। ये सुनकर सब लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है और ये चुपचाप अपने घरों में चले जाते हैं। फिर हमें बुयान के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ इसके डैड ने इसे घर से निकाल दिया था और इसने अपने डैड से कहा था, आपने तो अपनी बेटी पर गिव अप कर दिया, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए गिव अप नहीं करूंगी। अब चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए बुयान के साथ बहुत सारे डार्क सीक्रेट थे। अब सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ शैन अपना सामान लेकर घर आ रहा होता है कि तभी से बच्चों की आवाज सुनाई देती है। ये देखता है कि बुयान इन्हें नहलाने के लिए पकड़ रही है और ये बच्चे इसके आगे आगे भाग रहे थे। चैन इन्हें यूँ खेलता हुआ देखकर अपने ख्यालों में खो जाता है और फिर इसे ख्याल आता है कि बुयान मुझसे 6 साल पहले मिली थी और ये बच्चे 5 साल के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं। फिर ये खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी से बुयान के चिल्लाने की आवाज आती है तो ये भागकर बाथरूम की तरफ जाता है। ये आकर देखता है तो बच्चे शरारत कर रहे होते हैं। चैन इन्हें देखकर रिलैक्स हो जाता है और आकर शावर को बंद कर देता है और बच्चों से थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है कि चलो जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो। अब चैन जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो बुयान इसके गले की चेन से पकड़कर इसे अपने क्लोज करती है तो ये इसके हाथ से छुड़वाते हुए इसे क्लोज करता है और कहता है कि क्या तुम ये खुद पर पानी डालकर मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। तो ये भी हाँ कहती है और कहती है कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड हो। चैन इसे कहता है कि याद रखना मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं और अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई भी करना चाहो तो खुद को जरा खूबसूरत बना कर आना। फिर ये इसे धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बुयान रेडी होकर रूम में बैठी होती है। जैसे ही चैन इसे आता दिखाई देता है तो ये फौरन से एक ग्लास ड्रिंक कर लेती है। चैन के रूम में आते ही ये इसके क्लोज होते हुए इसे फिश टैंक के साथ लगा देती है और इसके काफी क्लोज आकर इससे पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हें ब्यूटीफुल लग रही हूँ। चैन इसे कोई आंच नहीं करता तो ये इसकी नेक पर किस करने लग जाती है। फिर ये जैसे ही इसकी शर्ट उतारने लगती है तो चैन इसके हाथ पकड़ लेता है। एक्चुअली ये इसे सेड्यूस कर रही थी। चैन इसे घुमाकर कहता है कि मेरे इतने ज्यादा क्लोज आने की कोई खास रीजन तो होगी। बुयान फिर से इसे किस करने लगती है तो चैन पीछे हट जाता है। चैन इसे आराम करने का कहकर जाने लगता है तो ये इसे पकड़कर जबरदस्ती किस कर लेती है। इस पर चैन के फौरन पसीने छूटने लग जाते हैं। ये जबरदस्ती बुयान को खुद से दूर करता है और कहता है कि आइंदा ऐसी जरूरत मत करना। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शिया बुयान से मिलने के लिए आती है। ये इसे पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान कोई फिजिकल रिलेशन हुआ या नहीं। तो बुयान कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। शिया इसे कहती है कि तुम्हें शाओ के लिए ये करना ही होगा। बुयान कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस पर शिया इसे कहती है कि फिर तुम्हें कोई अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा। अब सारा दिन गुजरने के बाद रात में बुयान सोफा पर लेटी होती है। शैन हॉस्पिटल से घर वापस आता है तो बुयान को सोफे पर सोया हुआ देखकर यह रूम से एक चादर लाकर फेंकता है। बुयान फौरन से एक वाटर का ग्लास लेकर इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुम्हें काफी प्यास लगी होगी, ये लो पानी पी लो। चैन इसे मना करता है तो ये इसे फोर्स करती है। इस पर चैन डाउटफुल इस गिलास को देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ इसके पीछे तुम्हारा जरूर कोई एजेंडा होगा। फिर ये फ्रिज से बियर निकालता है और इसके साथ चीयर्स करते हुए कहता है कि पहले तुम इसे ड्रिंक करो। इतने में शाओ यहाँ पर भागती हुई आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे प्यास लगी है। बुयान फौरन से इसे ये पानी पीने से मना कर देती है। इस पर चैन इसे देखने लग जाता है। ना चाहते हुए भी खुद को सही साबित करने के लिए बुयान को ये पानी खुद ड्रिंक करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में चैन बाथरूम में शावर ले रहा होता है कि तभी यहाँ पर बुयान नींद में चलते हुए आ जाती है और चैन को हक करते हुए कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये चैन को हक कर लेती है। एक्चुअली बुयान ने पानी में कुछ मिलाया हुआ था और उसे ही ड्रिंक करने के बाद इसकी यह हालत हुई थी। चैन बुयान को लाकर बाहर छोड़ देता है और खुद वापस जाने लगता है। तभी इसे बुयान के गिरने की आवाज सुनाई देती है। ये वापस आता है तो देखता है बुयान बाहर पड़े पानी के बड़े से टब में बैठी हुई है। ये इसे पकड़कर बाहर निकालता है और कहता है कि तुम 2 बच्चों की अकेली माँ हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम आधी रात में मुझे ड्रग करना चाहती थी। इस पर बुयान कहती है कि क्या तुम खुद को जेंटलमैन समझते हो। चैन इसे यहीं छोड़कर जाने लगता है तो बुयान डूबने का नाटक करने लग जाती है। न चाहते हुए भी चैन को वापस आना पड़ता है। ये इसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आता है। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चैन बुयान के लिए मेडिसिन लेकर आता है तो ये देखता है कि बुयान की हालत काफी बिगड़ी हुई है। ये इसे उठाकर बिठाता है और अपने हाथों से मेडिसिन खिलाता है और फिर इसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा कर कहता है कि मैं बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा हूँ। अब ये बच्चों से कहता है कि चलो जल्दी से चलो वरना तुम्हारा स्कूल मिस हो जाएगा। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमें कभी भी जल्दी जाने का नहीं कहती, उन्होंने कहा था कि पहले तुम्हारी हेल्थ है उसके बाद तुम्हारा स्कूल आता है। इस पर चैनी ने कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे डैड ने नहीं बताया कि मुश्किलात का सामना करके ही सक्सेस मिलती है। इस पर ये कहते हैं कि हम कभी अपने डैड से मिले ही नहीं। ये सुनते ही चैन स्टक हो जाता है। फिर ये इनसे इनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के बारे में पूछता है तो ये बताते हैं कि ग्रैंडमा तो गुजर चुकी हैं और ग्रैंडपा हमें पसंद नहीं करते। इनकी ये बातें सुनकर इसे बुयान के लिए सैड फील होता है। फिर ये इन बच्चों को प्यार से कहता है अब हम सब लोग एक फैमिली हैं, मैं तुम लोगों को इस घर से नहीं निकालूंगा। इतना कहकर ये इन दोनों को अपनी गोद में उठाता है और स्कूल के लिए भाग जाता है। बुयान घर पर रेस्ट कर रही होती है
कि तभी इसे कॉल आती है। ये अटेंड करती है तो इसे इसके बच्चों की आवाजें सुनाई देती है जो इसे कह रहे थे कि मामा प्लीज हमें बचा लो। फिर एक आदमी बात करता है, जल्दी से एक पुरानी फैक्ट्री में वर्मिनियर लेकर पहुंच जाओ वरना तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। बच्चों की आवाजें सुनकर ये काफी शॉक हो जाती है और जल्दी से चैन को कॉल लगाती है। चैन का सेल वेलिन के हाथ में होता है और जब ये देखती है कि बुयान की कॉल आ रही है तो ये जानबूझकर इसे कट कर देती है और सेल को ऑफ करके वापस टेबल पर रख देती है। इतने में चैन यहाँ आ जाता है। ये आते ही इसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आई थी। चैन इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, तो ये नाराज होकर बाहर आ जाती है। यहाँ बुयान पैसे लेकर गाड़ी से जा रही थी कि तभी इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। ये पैसे लेकर गाड़ी से निकलती है और श्याव को कॉल लगाती है। श्याव यहाँ तांग नाम के आदमी के साथ बैठी हुई थी। ये कॉल अटेंड करती है तो इसे पता चलता है कि बुयान के बच्चों को किसी गैंग मेंबर ने उठा लिया है। ये सुनते ही श्याव जल्दी से निकल जाती है। यहाँ बुयान गैंग मेंबर्स के बताए हुए एड्रेस पर आ जाती है। ये आदमी इससे पैसों का भरा बैग छीनने लगता है तो ये कहती है कि पहले मुझे मेरे बच्चे दिखाओ। तो ये कहता है कि वो तो इस वक्त तुम्हारे घर में होने चाहिए। एक्चुअली इस आदमी ने इससे पैसे हड़पने के लिए बुयान को बेवकूफ बनाया था। इसने इसके बच्चों की एआई के थ्रू वॉइस जनरेट करवाई और धोखे से इसे यहाँ बुला लिया। इस पर बुयान पैसे लेकर वापस जाने लगती है तो ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ चैन भी आ जाता है। ये लड़कों को पीछे करके बुयान को पकड़कर अपने पास कर लेता है और इस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बदला लेना है तो मुझसे बात करो। एक्चुअली वही जगह थी जहाँ चैन आकर बॉक्सिंग किया करता था। ये बुयान को लेकर घर जाने लगता है तो ये लोग इसे कहते हैं कि पहले तुम्हें रिंग में हमारे लिए फाइट करना होगी। एक्चुअली लास्ट टाइम इसने इनके चैंपियन को हराया था जिसकी वजह से इनका बैटिंग का धंधा काफी कम हो गया था। इसलिए ये चाहते थे कि चैन एक बार उससे हार जाए और इनका बैटिंग का धंधा फिर से दोबारा खड़ा हो। चैन इनके लिए फाइट करने से मना कर देता है तो इस पर ये लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि 6 साल पहले तुम्हें चैंपियनशिप जीतने को मिली थी और फिर बाद में पता चला कि तुम तो मैच फिक्सिंग करके आए थे। अब बुयान इनके बॉस को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चैन को लेसन सिखाना चाहते हो, इसलिए तुमने ये इतना बड़ा सेटअप किया। फिर ये इसके टेबल पर पैसे रख के कहती है कि मैं ये पैसे चैन पर लगाऊंगी। बॉस भी फौरन मान जाता है। बुयान चैन से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जीत कर ही वापस लौटोगे। नेक्स्ट सीन में फाइट स्टार्ट हो जाती है और सब लोग इन्हें चीयर्स करने लग जाते हैं। फाइटिंग के स्टार्ट में ही चैन अपने ओपोनेंट की काफी अच्छे से धुलाई करता है। इसका ओपोनेंट जब देखता है कि ये हारने वाला है तो ये अपने घटिया टैक्टिक्स यूज करने लग जाता है। इस पर चैन की हालत काफी बुरी हो जाती है और बॉक्सिंग का बॉस कहता है कि मैं जानता हूँ चैन ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो जानबूझकर हार रहा है ताकि वो तुम्हें यहाँ से सेव करके ले जा सके। इस पर बुयान इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और फिर चैन से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए फाइट जीतनी ही होगी। इस पर चैन बहुत मुश्किल से लड़ाई के लिए खड़ा होता है कि तभी बॉस इसके सामने बुयान के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। ये इसे कह रहा था कि मेरे साथ रूम में चलो। चैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और ये एक ही झटके में अपने ओपोनेंट को फिनिश कर देता है। इसके बाद ये आकर बॉस को पीटता है और बुयान को बचाकर अपने साथ लेकर बाहर भाग जाता है। ये दोनों आकर एक कंटेनर के पीछे छुप जाते हैं। बुयान चैन को ऐसे देख रही थी कि जैसे इसे इससे प्यार हो गया हो। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। एक्चुअली चैन के दिल में भी बुयान के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। चैन बुयान से कहता है कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मैं लोगों को रोकता हूँ और तुम यहाँ से निकलो। बुयान एक जगह आकर शिया को कॉल करती है। कुछ ही देर में शिया भी यहाँ पहुँच जाती है। ये अपने साथ फाइटिंग के लिए कुछ लड़कों को भी लेकर आई थी। ये इन सब लोगों को चैन को बचाने के लिए भेज देती है और खुद अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए टीचर के घर चली जाती है। अब इसे अपने बच्चों को टीचर के घर से रिसीव करना था। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और इसमें से वही आदमी उतरता है जो शिया के साथ बैठा हुआ था। बुयान इसे देखते ही स्टक हो जाती है। एक्चुअली तांग इसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो 5 साल पहले इसे छोड़कर चला गया था। दूसरी तरफ चैन खुद को बचाकर घर वापस आ जाता है और तभी इसे मिलने भी आ जाती है। चैन इसे कहता है कि इतनी रात गए तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अपने घर चली जाओ। लेकिन विल ने इसकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती इसके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करती है। चैन इसे खुद से दूर धकेलता है तो गिरते हुए विल इसके शोल्डर पर किस कर देती है। कुछ ही देर में बुयान तांग के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। ये कॉल पर बात कर रही थी। तभी तांग इसके मुंह से चैन का नेम सुनता है और पूछता है कि वो कौन है। तो ये बताती है कि वो यहाँ का एक फिशरमैन है और मेरा हस्बैंड भी। तांग को ये सुनकर शौक लगता है। अब ये दोनों घर आते हैं। तभी चैन भी घर से निकलकर बाहर आता है। वेलनी इसके पीछे ही थी। बुयान की नजर फौरन चैन के शोल्डर पर पड़ती है जहाँ वेलनी ने किस किया था और यही चीज तांग भी नोट कर लेता है। लेकिन चैन को ये बात पता ही नहीं थी। अब वेलनी बुयान से कहती है कि आधी रात को तुम किसी गैर मर्द के साथ घूम रही हो। तो चैन इसे कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हें इसमें आने की कोई जरूरत नहीं। इस पर मिलनी मुंह बनाकर यहाँ से चली जाती है। अब तांग बुयान से कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। अगर मुझे पता होता
कि तुम ऐसे आदमी के साथ शादी करने वाली हो तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर ही ना जाता। चैन गुस्से से शैन को पकड़ लेता है तो बुयान कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। ये कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये दोनों बच्चे मेरे हैं। तो तांग इसे गुस्से से कहता है कि तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर लड़की के साथ अपनी बीवी को चीटिंग कर रहे हो, तब तुम्हें ये बात ख्याल में नहीं आई। फिर तांग श्याव को गोद में ले लेता है तो चैन इसे कहता है कि मुझे मेरी बेटी वापस करो, लेकिन तांग इसे इनकार कर देता है। बुयान इसे कहती है कि लाओ इसे मुझे पकड़ाओ। तांग फिर से इनकार करता है और इसे कहता है कि तुमने अपना प्राइड क्यों गवा दिया। बुयान कहती है कि मेरे पास अब मेरे प्राइड से भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। तभी शाओ चैन की तरफ अपनी बाहें फैलाती है और कहती है कि प्लीज मुझे उठा लो। चैन ये देखकर काफी सरप्राइज होता है और इसे भी गोद में ले लेता है। बच्चों का चैन के साथ बढ़ता हुआ लगाव देखकर बुयान को भी ये चीज अच्छी लगती है। अब चैन बच्चों को लेकर घर में आ जाता है और इन्हें कहता है कि चुपचाप जाकर सो जाओ। इन्हें रूम में भेजने के बाद चैन सोफा पर बैठकर बियर पीने लग जाता है। कुछ ही देर में बच्चे वापस आ जाते हैं और चैन से कहते हैं कि तुम्हें काफी सारी चोट आई है तो हम तुम्हारी चोट पर मरहम लगाएंगे। चैन शाओ की बात मान लेता है तो शैन कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। इस पर चैन इसे समझाता है हम दोनों तो लड़के हैं, तुम्हारी मोम और तुम्हारी सिस्टर ये दोनों लड़कियां हैं, तो लड़कों को लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इतना कहकर ये दोनों एक दूसरे से ट्रेंडिंग हैंडशेक करने लग जाते हैं। बुयान भी बाहर खड़ी ये देख रही थी और इसे काफी हैप्पी फील होता है। फिर ये घर में आती है तो बच्चों को रूम में सोने के लिए भेज देती है। इसके बाद ये फर्स्ट एड बॉक्स लेकर चैन के जख्मों पर मरहम लगाने लगती है, लेकिन ये इसके साथ रूड बिहेव करता है। इस पर बुयान इसे कहती है क्या तुम इसलिए मुंह बनाकर बैठे हो कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। चैन इसे क्लियर करने के बजाय कहता है कि आधी रात को गैर मर्द के साथ घर आना क्या तुम इसे चीटिंग नहीं कहती। इस पर बुयान कहती है मैं जो सोच लेती हूँ वही मेरा पक्का फैसला होता है, वैसे भी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को चीट नहीं करने वाली। फिर बुयान इसके जख्मों पर मरहम लगाने लग जाती है और इसे बताती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर उस जगह वापस गई थी ताकि मैं तुम्हें वहाँ से सेव करके वापस ला सकूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि शिया ने पहले ही तुम्हें रेस्क्यू कर लिया। चैन इसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। बुयान कहती है कि अच्छा भला मुझे एक हीरो को बचाने का मौका मिला था, लेकिन वो भी मेरे हाथों मिस हो गया। इस पर चैन से पूछता है क्या तुम शुरू से ही खुद ही अकेले सब कुछ हैंडल करती आई हो। बुयान से कहती है कि अगर तुम्हें कभी जिंदगी में 2 बच्चों को संभालने का मौका मिले तो तुम ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाते हो। फिर ये से पूछता है कि तुम इन बच्चों के फादर से सेपरेट क्यों हुई। इस पर बुयान इसे देखने लग जाती है लेकिन कोई आंस नहीं करती। फिर चैन इसे कहता है कि वो कितना बेवकूफ है, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया और तुम्हें इन 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़ गया। इस पर बुयान इसकी बैंडेज को टाइट कर देती है जिस पर चैन को काफी पेन होती है और फिर ये इसे मारती भी है। नेक्स्ट सीन में चैन सोफा पर ही लेटा होता है और इसे लेटे लेटे अपनी चोट को देखकर बुयान के लिए ख्याल आने लगते हैं। एक्चुअली इसके दिल में बुयान के लिए प्यार बढ़ने लगा था। ये सारी रात सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसे सारी रात नींद नहीं आती और ये बुयान के ख्यालों में ही खोया रहता है। चैन की सारी रात ऐसे ही सोचते गुजर जाती है और सुबह में बुयान को आता देखकर ये अपने सोफा पर सेट होकर बैठ जाता है। बुयान इसकी कंडीशन नोट कर लेती है और इसे पूछती है कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। तो ये फौरन से इसे कहता है कि आज शाम को 5 बजे सीधा बोर्ड पर मिलना। इतना कहकर ये अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद ये अपने कुछ कपड़े निकालता है और काफी देर तक इन्हें ट्राई करता रहता है और लास्ट में ये अपना एक सिंपल सा ड्रेस सेलेक्ट करता है। फिर सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बुयान इससे मिलने बोर्ड पर आती है। चैन का इतना बदला हुआ बिहेव देखकर बुयान इससे पूछती है कि चल क्या रहा है। ये इससे पूछता है कि तुमने मुझसे ही क्यों शादी की। इस पर बुयान इसे कहती है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट को रीड नहीं किया। फिर ये दूसरा सवाल करता है। इस पर ये इसे कहता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो काफी डिसेंट लगता है। बुयान इसकी बातें सुनकर समझ जाती है और इससे पूछती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। चैन की तरफ से तो ये बिल्कुल हाँ थी क्योंकि इसे बुयान से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात को डाइवर्ट कर देता है और कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है उसकी नेचर कैसी है। इस पर बुयान इसे आंस करती है कि हम सिर्फ 3 महीने के लिए मैरिड हैं तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं। चैन के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। ये इसे पूछता है कि फिर मुझे यही बता दो कि इन बच्चों का बाप कौन है। इस पर बुयान स्माइल करते हुए इसके क्लोज आती है और इससे पूछती है कि सच सच बताना तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना। चैन इसके क्लोज आने पर थोड़ा सा शाय हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गांव के कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं। इनके साथ मिलनी भी थी। मिलनी अपने साथ बुयान के दोनों बच्चों को भी लेकर आई थी। विल्ली चैन से कहती है कि तुमने हम सबसे कहा था तुम हमें अपने मैरिड के लिए ट्रीट दोगे। इस पर चैन फौरन से हाँ कर देता है और फिर ये सब लोग बोट पर अपना बारबेक्यू सेटअप करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बुयान एक साइड पर बैठी होती है जबकि विल्ली चैन के साथ बारबेक्यू कर रही थी। इन दोनों को फिर से इकट्ठा देखकर बुयान को थोड़ी सी जेलसी फील होती है। इसके बाद चैन बच्चों के लिए 2 बारबेक्यू स्टिक्स लेकर आता है। ये शैंक को एक खाने के लिए देता है। शैंक जब इसका टेस्ट ट्राई करती है तो इसे काफी अच्छा लगता है और ये चैन की चिक्स पर एक किस करती है। फिर जब ये शाओ को सेकंड स्टिक देता है तो बुयान इसे मना कर देती है और बताती है कि इसे एलर्जी है।
चैन इसकी बात को अंडरस्टैंड कर लेता है और फिर शाओ से कहता है कि चलो हम मिलकर खेलते हैं। इसके बाद दोनों बच्चे फायरवर्क्स की स्टिक को लेकर चैन के साथ खेलने लग जाते हैं। इन्हें इतना कुछ देखकर बुयान भी खुश होती है। अब कुछ देर के बाद बुयान को कॉल आती है तो ये कॉल अटेंड कर लेती है। वहीं विल्ली मौका देखकर इन दोनों बच्चों को बारबेक्यू स्टिक्स ला कर देती है। शेफ फौरन से बारबेक्यू स्टिक से खाने लग जाता है। जैसे ही बुयान की इस पर नजर पड़ती है तो ये फौरन से इससे फूड छीन लेती है और शैन को डांटती है कि मैंने गलती कर दी कि बच्चों को तुम्हारे हवाले कर दिया। अब घर वापस आते हुए शैन इससे पूछता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। इस पर बुयान इसे समझाती है कि अगर अभी उसकी एलर्जी जाहिर नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे एलर्जी नहीं होती। इसका गुस्सा देखकर शैन को भी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा सुपीरियर हो। तो इस पर शैन इसकी गलतफहमी दूर कर देती है कि मैंने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं, किसी ने मुझे लाकर नहीं दिए और इन बच्चों के साथ तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, तो तुम जरा अपनी हद में रहा करो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ये दोनों खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। एक दूसरे की तरफ काफी गुस्से से देख रहे थे लेकिन ये एक दूसरे को कहते कुछ नहीं। कुछ देर के बाद जब बुयान को कॉल आती है, एक्चुअली ये कॉल स्कूल से आई थी। ये बताते हैं कि शव अचानक से फेंट हो गया था और हम उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इतना सुनते ही बुयान शैन से अपना आईडी कार्ड मांगती है। ये इसे आईडी कार्ड देता है और ये फौरन यहाँ से चली जाती है। ये जैसे ही हॉस्पिटल आती है तो यहाँ से शिया मिलती है जो पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी। बुयान अपने बेटे को लेकर काफी स्ट्रेस ले रही थी। शिया इसे कंसोल करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आता है। ये डॉक्टर तांग ही था। ये इसे बताता है कि तुम्हारा बेटा अभी तो फिलहाल खतरे से बाहर है। ये इसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बेटे को क्रोनिक मेलोइड ल्यूकेमिया है और अगर तुमने जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो इसकी तबीयत काफी बिगड़ सकती है। एक्चुअली तांग को अंदाजा हो चुका था कि बुयान ने चैन के साथ शादी क्यों की। कुछ ही देर में यहाँ पर चैन भी भागते हुए आ जाता है। यहाँ तांग बुयान से कह रहा था कि बोन मैरो को फाइंड करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चैन के जैसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहकर ये इसे हक कर लेता है और इन्हें ऐसा करते हुए चैन भी देख लेता है। बुयान तांग को खुद से दूर कर रही थी और कहती है कि मैं पास्ट को याद नहीं करना चाहती, लेकिन चैन को ये देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाती है और इसे लगता है कि उन बच्चों का बाप तांग ही है। कुछ देर के बाद जब बुयान इसे खड़ा देखती है तो ये फौरन से इसके पास आती है क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसे शव की बीमारी के बारे में पता चले। बुयान अपने बेटे के अबाउट सोच रही थी और उसका बिहेव देखकर चैन इसे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारे और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के रिलेशन के दरमियान कोई ट्रबल ना पैदा कर दूं। ये इसे कोई आंस नहीं करती। ये इसे पूछता है कि क्या वाकई तांग उन बच्चों का बाप है। ये अभी भी इसे कोई आंस नहीं करती क्योंकि ये अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। चैन को ये देखकर यकीन होने लगता है। ये इसे गुस्से से कहता है क्या तुम मुझे सिर्फ एक टूल के तौर पर यूज कर रही हो? अगर तुम उसे इतना ही पसंद करती हो तो तुमने मेरे साथ शादी की ही क्यों? तुम्हारी हालत देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे सिर्फ उसे जेलस करने के लिए यूज कर रही हो। इस पर बुयान इसे गुस्से से कहती है कि अपनी बकवास को बंद रखो और अपनी औकात में रहना सीखो। इस पर चैन इसे अपने कंधों पर उठा लेता है और घर लाकर सोफे पर फेंकता है। फिर इसके बाद ये इसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और इसे कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। शादी चाहे फेक ही क्यों ना हो, लेकिन ये सिर्फ दो लोगों के दरमियान का मैटर होता है। इस पर बुयान इसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करती है और इसे कहती है कि हम दोनों के दरमियान कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है। इसकी बातें सुनकर चैन रोने लग जाता है क्योंकि इसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। ये इसे कहता है कि क्या आज से पहले कभी भी तुमने मेरी फीलिंग के अबाउट सोचा है? बुयान इसे कोई भी आंस नहीं करती और चैन की मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं पर रह जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और चैन अपने हाथ में एक टॉय को लिए टेबल के साथ टेक लगाए सोया हुआ था। कुछ ही देर में यहाँ पे मिलने की मॉम आ जाती हैं। ये आते ही चैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ये इसके लिए कुछ खाना लेकर आई थी। अब ये घर को समेटते समेटते बोलने लग जाती हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उस लड़की के साथ उसके 2 बच्चे हैं। ऐसी औरतें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब उसका बच्चा बीमार है, वो उसको संभालेगी या तुम्हें संभालेगी? चैन कहता है कि बच्चा बीमार से आपका क्या मतलब है? तो ये बताते हैं कि उसके बेटे को तो एलर्जी हुई है। ये सुनते ही चैन को रात का सीन याद आता है जब बुयान इसे गुस्से से समझा रही थी। खुद की गलती रियलाइज होते ही ये घर से भाग जाता है और शाव से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है। शाव यहाँ नर्स के साथ पार्क में बैठा हुआ था। ये आते ही इसे देखकर सॉरी करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। फिर ये अपनी पॉकेट से निकालकर इसे वही खिलौना देता है। शाव ये देखकर काफी खुश होता है। इतने में यहाँ दूर से बुयान आ रही थी। चैन नहीं चाहता था कि बुयान को पता चले कि वो यहाँ पर आया है, इसलिए ये उसके आने से पहले यहाँ से भाग जाता है। बुयान तांग के साथ आई थी। तांग शाव को अपनी गोद में उठा लेता है और शैन दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। ये सोचता है ये सब लोग एक फैमिली हैं, मुझे इनके अबाउट कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। बुयान जब ये खिलौना देखती है
तो इसे याद आता है कि ये खिलौना तो शैन का है। इस खिलौने को यहाँ देखते ही बुयान को रियलाइज हो जाता है कि शैन यहाँ शाओ से मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ हमें बुयान की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बुयान का भाई और बुयान का डैड आपस में बहस कर रहे थे। एक्चुअली डैड बुयान को घर वापस लाना चाहते थे और जियांग उनसे कह रहा था उसने आपकी नाक कटवाई थी और आप अभी भी उसे घर लाना चाहते हैं। डैडी से कहते हैं कि तुम पिछले 6 सालों से एक बॉक्सिंग क्लब को रन कर रहे हो, लेकिन वो बॉक्सिंग क्लब लगातार नुकसान में जाता जा रहा है। अगर इस साल तुमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया तो मैं तुम्हारा क्लब बंद करवा दूंगा। इस पर जियांग कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने ही 6 साल पहले चैन को बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकलवाया था, क्योंकि मैं इस क्लब को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता था। मैं जैसे तैसे करके इस क्लब को वापस अपनी कंडीशन पर ले आऊंगा, लेकिन आप बुयान को किसी भी कीमत पर इस घर पर नहीं लाएंगे। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सीधा शैन के पास आता है, जो घर की तरफ वापस आ रहा था। जैंग इसे रोक कर कहता है, मैं यहाँ तुम्हें चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए इनवाइट करने आया हूँ। शैन इसकी पूरी बात सुने बिना ही इसे रिफ्यूज कर देता है। इस पर जियांग इसे कुछ इमेजेस देता है और जाते हुए कहता है, जिन लोगों ने भी मुझे मना किया है उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। शैन जब ये इमेजेस देखता है तो ये इमेजेस बुयान की ही थी। इन्हें देखकर शैन शॉक हो जाता है। घर आकर ये जियांग को कॉल करता है और कहता है कि बुयान मेरी वाइफ नहीं है, और अगर तुम उसे मेरे खिलाफ यूज भी करना चाहोगे तो तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे बात करने के बाद ये बुयान को कॉल करता है और उसे कहता है कि कल सुबह घर वापस आना, तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट डे बुयान घर आती है तो शैन से कहता है कि तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता हूँ, अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इस पर बुयान कहती है कि मैंने यहाँ बहुत सारा पैसा खर्च किया है, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो तुम्हें अपनी पेनल्टी भरनी होगी। चैन इसे कहता है कि तुम ऑलरेडी अपनी एक्स के साथ मेकअप कर चुकी हो, इसलिए चुपचाप अपने बच्चे लो और उसके साथ वापस चली जाओ। बुयान इसे सीधा सीधा समझाती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और अब मेरा उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना कहकर ये अपनी लगेज अंदर लेकर जाने लगती है तो चैन इसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। इतने में विल्नी की मॉम शैन की मॉम को लेकर घर आ जाती हैं। ये मॉम को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत ही बेशर्म है। मॉम इसकी बातों पर कुछ खास गौर नहीं कर रही थी। ये अंदर आते ही बुयान और शैन की मैरिज फोटो देखती है तो इन्हें ये देखकर काफी खुशी होती है। शैन इन्हें यहाँ देखकर पूछता है कि आप हॉस्पिटल से घर क्यों आई। मॉम कहती है कि तुमने शादी भी कर ली, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। ये मॉम को बताने ही लगता है कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में थे कि तभी बुयान आगे आ जाती है। मॉम इसे देखते ही खुश हो जाती हैं और इसका थैंक्स भी करती हैं। बुयान मौका देखते ही इन्हें मॉम कहती है। इसके मुंह से मॉम सुनते ही मॉम काफी खुश हो जाती हैं और फिर चैन का हाथ लेकर बुयान के हाथ में दे देती हैं। मॉम के इस बात का अंदाजा तक नहीं था। एक्चुअली चैन कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए तोड़ना चाहता था ताकि जियांग बुयान को इसके खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। अब मॉम बुयान से कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम दोनों की शादी को अनाउंस करने के लिए हम एक इवेंट अनाउंस करेंगे। इस पर शैन मॉम को सोफा पर बिठा देता है और बुयान से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बुयान इसकी बातों को इग्नोर करती है और इससे अपना हाथ छुड़वाकर शाह से बात करती है और मॉम के सामने से वेडिंग इवेंट के लिए सारी अरेंजमेंट बता देती है। ये सब सुनकर शैन को गुस्सा आता है और ये इसे लेकर दूसरे रूम में आ जाता है। ये इसे कहता है कि तुम्हारे इस फोन कॉल से कोई शादी नहीं होने वाली, मैं तुम्हारे एक्स को जेलस करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। इस पर बुयान से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और मैं जो फैसला कर लूं तुम उसमें टांग मत अड़ाया करो। इस पर शैन इसे गुस्से से कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। इस पर बुयान कहती है कि फिर ठीक है, तुम मुझे इस घर से निकाल कर देखो, मैं तुम्हारा पूरा गांव खरीद लूंगी। I'm here when you need a friend. I'm here when you need a hand. I'm here when you need a smile. I'm here when nobody cares. I'm here when you need a friend. I'm here when you need a hand. I'm here when you need a smile. I'm here when nobody